हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेस्ट टेक्निक टू कवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर DU LLB। लेकिन जो वीडियो का मेन फोकस पॉइंट होने वाला है वो है हाउ टू रिमेंबर एवरीथिंग दैट यू रीड, यानी जो भी आप पढ़ते हैं उसको किस तरह से आप पढ़ें कि उसको आप लंबे समय तक याद रख सकें। और इस वीडियो में जो भी टेक्निक्स मैं शेयर करने वाला हूँ, जो भी मेथड्स ऑफ लर्निंग मैं शेयर करने वाला हूँ, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अप्लाई नहीं होती। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, इन टेक्निक्स को वहाँ पे आप यूज़ करेंगे, इन मेथड्स को आप यूज़ करेंगे तो उन सभी सब्जेक्ट्स में ये एप्लीकेबल होगा और वहाँ पे आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आगे आने 10-15 मिनट में जो भी मैं टेक्निक शेयर करने वाला हूँ उनको आपको ध्यान से समझना है। और जो भी आपके मेथड्स ऑफ स्टडीज़ हैं, मेथड ऑफ लर्निंग है, उसमें उसको इम्प्लीमेंट करना है। आपको डेफिनेटली एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो भी टेक्निक्स मैं शेयर करूँगा वो मेनली इन दो बुक्स से आ रही हैं। एक है मेक इट स्टिक, द साइंस ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग बाय पीटर सी ब्राउन। इन्होंने, ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने लगभग 20 साल तक काम किया है इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर कि किस तरह से आपको लर्निंग का प्रोसेस अपनाना चाहिए ताकि जो जो ये मेमोरी है उसमें वो अच्छी तरह से वहाँ पे बैठ सके, अच्छी तरह से आपकी मेमोरी उसको प्रोसेस कर सके और एग्ज़ाम के टाइम पे जब भी आपको उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सके। इसके अलावा इन पर्सन का नाम आपने पहले भी सुना होगा, डेनियल गोलमैन। इनकी ये बुक है फोकस द हिडन ड्राइवर ऑफ एक्सीलेंस। इसके अंदर भी काफ़ी कुछ टेक्निक्स जो हैं बताई गई हैं। इन दोनों के अलावा डॉक्टर सिविन से भी मैंने काफ़ी सारे जो इनपुट्स हैं इस वीडियो के लिए वो सारे लिए हैं। तो ये सारे सोर्सेज को मिला के जो भी मेन टेक्निक्स है जो आपके काम आ सकती है वो सारी टेक्निक्स इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हालांकि मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये जो दोनों बुक्स हैं, अगर आपके पास टाइम है तो इनको आप पर्सनली भी रीड कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। अब वीडियो को आगे स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा टेस्ट आपके लिए है। इस टेस्ट के बेसिस पे आपको पता लगेगा कि क्यों जो आप जिस भी मेथड को आप यूज़ कर रहे हैं अपनी लर्निंग के लिए उसको चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के टाइम पे ये जो आप मेथड यूज़ कर रहे हैं, आपका चाहे आप रोड लर्निंग कर रहे हो या फिर नोट्स बना के लर्निंग कर रहे हो या फिर मल्टीपल रिवीजन कर रहे हो, वो सारे मेथड्स क्यों वहाँ पे फेल हो जाते हैं और क्यों एग्ज़ाम में उन मेथड्स के ज़रिए आप मैक्सिमम रिजल्ट जो वहाँ पे नहीं निकाल सकते। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जिसने भी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे। अब मैं कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे नंबर यहाँ पे लिखूंगा, आप याद करने की कोशिश करो कि उस आर्टिकल नंबर में क्या वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे मान लो आर्टिकल नंबर 14, आप याद करो मन ही मन में कि आर्टिकल नंबर 14 में क्या मेंशन किया हुआ है, आर्टिकल नंबर 15 में क्या मेंशन किया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करो और याद करने की कोशिश करो कि आर्टिकल नंबर 14 में क्या मेंशन किया हुआ है, आर्टिकल नंबर 15 में क्या मेंशन किया हुआ है, आर्टिकल नंबर 16 में क्या मेंशन किया हुआ है, आर्टिकल नंबर 17 में क्या मेंशन किया हुआ है और आर्टिकल नंबर 18 में क्या मेंशन किया हुआ है। इन 5 आर्टिकल्स को आप याद करने की कोशिश करो। तो अगर आपने फंडामेंटल राइट्स को बेसिक भी पढ़ा है तो आपको थोड़ा थोड़ा याद आएगा कि जो आर्टिकल नंबर 14 है उसमें मेंशन किया हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसी तरह से आर्टिकल नंबर 15 जो है इसमें मेंशन किया हुआ है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये इसमें मेंशन किया हुआ है। इसी तरह से आर्टिकल नंबर 16 जो है वो आपका उसमें मेंशन किया हुआ है इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी इक्वालिटी के बारे में मेंशन किया हुआ है इसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। इसी तरह से आप आर्टिकल नंबर 17 देखिए, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है अनटचेबिलिटी का। और आर्टिकल नंबर 18 आपका अबोलिशन ऑफ टाइटल। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब एक दूसरी इन्फॉर्मेशन के पास यहाँ पे चलते हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस जो है वो मैं आपसे पूछता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली जिस भी स्टूडेंट ने पढ़ा होगा आपको ये जो आर्टिकल्स हैं वो याद आ रहे होंगे, लेकिन अब कुछ और क्वेश्चन मैं आप पूछता हूँ और डिफरेंस देखना। अब आप बताओ कि आर्टिकल नंबर 30 में क्या मेंशन किया हुआ है। याद करने की कोशिश करो कि आर्टिकल नंबर 30 में क्या मेंशन किया हुआ है, आर्टिकल नंबर 51 में क्या मेंशन किया हुआ है। इसी तरह से अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन मेंशन किया हुआ है आर्टिकल नंबर 15 में। अब आर्टिकल नंबर 15 में जो डिस्क्रिमिनेशन मेंशन किया हुआ है, इसके डिस्क्रिमिनेशन के कौन कौन से टाइप्स मेंशन किए हुए हैं, याद करने की कोशिश करो। इसी तरह से अगर आपने प्रेम्बल पढ़ा हो तो उसमें लिबर्टी मेंशन की हुई है। अब ये लिबर्टी के टाइप कौन कौन से मेंशन किए हुए हैं ये याद करने की कोशिश करो। इसी तरह से प्रेम्बल के अंदर जस्टिस मेंशन किया हुआ है, जस्टिस के कितने टाइप है, कौन कौन से टाइप्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं ये याद करने की कोशिश करो। तो अगर आपने देखा होगा कि अगर आपने बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से फंडामेंटल राइट्स पढ़े हुए हैं, प्रेम्बल पढ़ा होगा, तो आपको याद आ रहा होगा कि आर्टिकल नंबर 30 में मेंशन किया हुआ राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो माइनॉरिटी है उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको इस्टेब्लिश करने का जो राइट है वो आर्टिकल नंबर 30 में दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 51 में आपका दिया हुआ है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इसी तरह से आप आर्टिकल नंबर 15 में देखेंगे तो उसमें आपका जो डिस्क्रिमिनेशन है
उसके अलग अलग टाइप दिए हुए हैं कि कौन कौन से ग्राउंड्स होने, किन ग्राउंड्स पे आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। तो ये ग्राउंड क्या दिए हुए हैं, रिलीजन के बेसिस पे आप नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकते, रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इसी तरह से आप लिबर्टी में देखेंगे तो लिबर्टी भी यहाँ पे 5 टाइप की दी हुई है आपके प्रेम्बल के अंदर। कौन कौन सी लिबर्टी दी हुई है, आपकी लिबर्टी ऑफ थॉट दी हुई है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन दी हुई है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ दी हुई है, लिबर्टी ऑफ फेथ दी हुई है, और लिबर्टी ऑफ वर्शिप दी हुई है। इस तरह से जस्टिस आप देखेंगे 3 टाइप की जस्टिस वहाँ पे मेंशन की हुई है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। अब इस पूरी एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या हुआ, अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको आपने हो सकता है आसानी से याद कर लिया हो, या फिर इसको याद करना, रिमेंबर करना ईजी रहा हो। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को आप सही से याद नहीं कर पाओगे, इस इन्फॉर्मेशन को याद करना या रिट्रीव करना आपके लिए मुश्किल रहा होगा। लेकिन एग्जाम में कभी भी इस तरह से नहीं पूछा जाएगा कि आर्टिकल 14 के बाद आर्टिकल 15 आ रहा है, आर्टिकल 15 के बाद 16 आ रहा है, 16 के बाद 17, उसके बाद 18। सीरियल नंबर से कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। वहाँ पे इस तरह से पूछा जाएगा कि आर्टिकल 30 कहीं पूछ लिया, उसके बाद 51 पूछ लिया, उसके बाद हो सकता है जस्टिस पूछ लिया, उसके बाद हो सकता है कि आर्टिकल 15 के जो ग्राउंड्स दिए हुए ये पूछ लिया, उसके बाद किसी और सब्जेक्ट का कुछ स्टैटिक जीके का आ गया, किसी और सब्जेक्ट का कुछ आ गया। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस तरह से याद होनी चाहिए कि आप बीच में से इन्फॉर्मेशन को फिल्टर कर सकें, और उसको अगर रैंडम तौर पे आपसे पूछा जाए तो आप रैंडमली उस इन्फॉर्मेशन को याद कर सकें। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एक सीरियल नंबर से कोई चीज़ याद होने के बजाय आपको रैंडम चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि ये रैंडम चीज़ें यहाँ पे एग्जाम में आने वाली है। उस इस रैंडमनेस का ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। अब इस क्वेश्चन ये है कि इस रैंडमनेस को आपको डेवलप कैसे करना है, किस तरह से आपको स्टडीज़ करनी है कि आपको ये सीरियल नंबर वाइज याद होना हो, लेकिन आपको हर पॉइंट्स के अंदर जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको रैंडमली याद रहें। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, इसी बुक के अंदर एक कोट मेंशन किया हुआ है, द बेस्ट लर्निंग स्ट्रेटजीज आर नॉट इंटुइटिव। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी बेस्ट लर्निंग प्रोसीजर्स हैं वो इंटुइटिव नहीं होते, वो सरल नहीं होते या सहज नहीं होते। यानी कि वी हैव नेवर लर्न हाउ टू लर्न, यानी कि कोई भी चीज़ को याद कैसे करना है ये हमने कभी सीखा ही नहीं, इसको हमने इस प्रैक्टिस को हमने कभी डेवलप ही नहीं किया कि कोई भी चीज़ जो है किस तरह से हमें ज़्यादा याद रहती है, उसका मेथड क्या है। हमने हमेशा क्या यूज्यूम किया कि जो भी हमारी स्ट्रेटेजी रही है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रही है, जनरली बुक पढ़ेंगे, हम उसको हाईलाइट करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, उसके फिर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, उसके मल्टीपल रिवीजन करेंगे। लेकिन ये जो तरीका आप अपना रहे हैं ये बेस्ट तरीका नहीं है किसी भी चीज़ को लर्न करने का, किसी भी चीज़ को याद रखने का। तो फिर बेस्ट वे क्या है, किस तरीके से हम याद रखें कि जो चीज़ें हमें वो ज़्यादा याद रहें। तो देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, फ्लुएंसी वर्सेस फेमिलियरिटी। यानी कि जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं हमें ये पता ही नहीं होता कि हम उससे फेमिलियर हैं या हम उस चीज़ में फ्लुएंट हैं। यानी कि हम यही डिसाइड नहीं कर पाते कि कितनी चीज़ें हमें याद हुई हैं और कितनी चीज़ें हमें याद नहीं हुई हैं। हमारे लिए क्या होता है, हम मानते हैं कि जो रिपीटिशन है या फिर जो मास प्रैक्टिस है वो हमारे लिए बेस्ट तरीका है। लेकिन उससे क्या क्रिएट होता है, उससे क्रिएट होता है इल्यूजन ऑफ मास्टरी। हमें लगता है कि हमने उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में मास्टरी हासिल कर ली है, लेकिन हम एक्चुअली में वो हम उस टॉपिक से सिर्फ फेमिलियर हैं, हमने एक्चुअल में उस टॉपिक के अंदर फ्लुएंसी हासिल नहीं की है। और जब तक ये फ्लुएंसी आप हासिल नहीं करेंगे आप 100% एक्यूरेसी के साथ कभी भी एग्जाम में अपने आंसर को करेक्ट नहीं कर पाएंगे, और बेसिकली आपका जो वेस्टेज ऑफ टाइम है वो भी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज होगा, क्योंकि फेमिलियरिटी जो है वो हमें ऐसा महसूस करवाती है कि हम उसमें फ्लुएंट हो गए, लेकिन हम फ्लुएंट हुए नहीं हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप डेली कॉलेज जाते हैं, लेकिन आपको याद है कि आपके कॉलेज का जो गेट है उसका कलर क्या है। कॉलेज का गेट छोड़ दो, आप अपने घर से जब आप निकलते हो तो आपके सामने वाले घर का जो गेट है उसका कलर क्या है। डेफिनेटली आप में से 95% लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि आपके कॉलेज का गेट का कलर क्या है, या आपके सामने वाले घर का गेट, आप जिस भी घर में आप रहते हैं उसके सामने वाले घर का गेट का कलर क्या है। तो ये क्या हो गया, आप उस चीज़ से फेमिलियर हैं, आप उस कॉलेज के गेट से फेमिलियर तो हैं, आप अपने सामने वाले घर के गेट से फेमिलियर तो हैं, लेकिन आप उसमें फ्लुएंट नहीं है, आपको याद नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, आप कितनी भी बार रिपीट कर लें, कितनी भी रिपीटेशन उस सब्जेक्ट में लगा दें, जब तक उसमें आप फ्लुएंट नहीं होंगे आपको लगेगा कि आप उसमें, आपने उन सारी चीज़ों को समझ लिया है, उसको सीख लिया है, लेकिन आप सिर्फ उससे फेमिलियर हैं, आप उस सब्जेक्ट में फ्लुएंट नहीं हैं। अब इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा या कोई क्वेश्चन आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये याद आएगा कि ये बुक में उस जगह पे मेंशन किया हुआ था, लेकिन उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स थे, क्या उसके अंदर क्रक्स था, वो आपको याद नहीं आएगा। बस आपको फेमिलियर है आप उस टॉपिक से कि उस बुक में
उस जगह पे या उस टॉपिक के अंदर इसको मेंशन किया होता, वहाँ पे मैंने इसको पढ़ा था, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं आएगा। तो इन सबको सुधारने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके कॉमन स्टडीज़ प्रैक्टिसेस हैं, यानी जो भी आप अब तक प्रैक्टिस अपनाते हैं अपनी स्टडीज़ को करने के लिए, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा और नई प्रैक्टिस को आपको अपनाना पड़ेगा। अब ये नई प्रैक्टिस किस तरह से आपको डेवलप करनी है वो हम इस स्लाइड के अंदर देखेंगे। देखो, जो आपकी टेम्परेरी लर्निंग होती है उसके अंदर आप क्या करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज़्यादा। प्रैक्टिस का मतलब कि आप बहुत बार उसको रीड करते हैं। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, यानी कि एक ही चीज़ को आप मल्टीपल टाइम रिवील्स करते हैं, उसके मल्टीपल नोट्स बनाते हैं। तो इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं ये हमारी पैसिव लर्निंग, यानी कि इस समय जो भी आप पढ़ रहे हैं वो उससे आप फेमिलियर तो होते जा रहे हैं लेकिन आप उसमें फ्लुएंट नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरी जो हम करना चाह रहे हैं वो है रियल ब्रेन चेंज, यानी कि जो भी आप पढ़ते हैं उसको किस तरह से हम रिट्रीव करेंगे, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से एक्टिव लर्निंग या रिट्रीवल बेस्ड लर्निंग। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा आप बुक को क्लोज करें और उसमें रिकॉल करने की कोशिश करें कि उस टॉपिक के अंदर क्या क्या मेंशन किया हुआ है। आगे मैं पूरी टेक्निक बताने वाला हूँ किस तरह से उस टॉपिक को आपको पढ़ना है और किस तरह से उसके नोट्स बनाना है, किस तरह से उसको वापस रिट्रीव करना है। ठीक है, तो ये सारी टेक्निक्स जो आपको याद में रखनी है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जो कि इसी बुक में दिया हुआ है, लेकिन उसमें एग्जांपल जो है बेसबॉल का दिया हुआ है, कर्व बॉल्स का। लेकिन ईजिली समझाने के लिए मैं आपको इसको क्रिकेट में इसको कन्वर्ट करके क्रिकेट के हिसाब से इसको समझाता हूँ। आप मान के चलो कि ये 3 क्रिकेट की आपके विकेट्स हैं। ठीक है, अब मान लो इंडिया की टीम खेलने जा रही है इंग्लैंड में, तो वहाँ पे इंग्लैंड में ये सिचुएशन है कि जब भी बॉल होती है वो स्विंग होती है और स्विंग होने के बाद बॉल जो है बाहर की तरफ जाती है। तो अब इंडिया की टीम को यहाँ पे प्रैक्टिस करवानी है, 2 सेट्स यहाँ पे बना दिए गए हैं, एक टीम ए है और एक टीम बी है। अब इनको प्रैक्टिस ये करवानी है कि जो बाहर जाती हुई बॉल है, बाहर जाने का मतलब क्या है कि मान लो यहाँ से बॉल आई और यहाँ से बॉल यहाँ पे टप्पा खाने के बाद ये जो है इस तरह से बाहर की तरफ जाती है। ठीक है, अब टीम ए को क्या किया गया, जो सिर्फ इस तरह की बॉल्स हैं जो कि बाउंस होने के बाद बाहर की तरफ जाती है, इस तरह की 100 बॉल्स खिलाई गई डेली। टीम बी को क्या किया गया यहाँ पे कि इनको अलग अलग टाइप्स की बॉल खिलाई गई। 50 बॉल्स तो इस तरह की खिलाई गई जो बाहर जाती हैं, 30 बॉल्स ऐसी खिलाई गई जो सीधी जाती हैं और 20 बॉल्स ऐसी खिलाई गई जो बाउंस होने के बाद इस तरफ को जाती हैं। इनको भी 100 बॉल खिलाई गई, लेकिन इनको अलग अलग टाइप की बॉल खिलाई गई हैं। अब यहाँ पे जब टेस्ट हुआ कि कौन ज़्यादा फेमिलियर है, तो जो ये ए ग्रुप होगा वो ज़्यादा फेमिलियर होगा। क्यों ज़्यादा फेमिलियर होगा, क्योंकि इसने सिर्फ एक ही तरह की बॉल खेली है और वो उस तरह की बॉल खेलने में ये माहिर हो गए हैं। लेकिन जो टीम बी होगी वो कम फेमिलियर होगी इनके मुकाबले। लेकिन जब एक्चुअल मैच आएगा तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, जिसने सिर्फ एक तरह की बॉल खेली है या जिसने तीनों तरह की बॉल खेली हैं। तो एक्चुअल मैच में ये साबित हुआ। ये मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा, ये एक्चुअली यूएसए के अंदर रिसर्च की गई है बेसबॉल के ऊपर। जो कर्व बॉल का कॉन्सेप्ट वहाँ पर होता है बेसबॉल में, बेसबॉल यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा इसलिए क्रिकेट के एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पे जो ये टीम बी थी जिसने अलग अलग टाइप्स की बॉल खेली थी, उनको उनका जो एवरेज था हिट करने का बॉल का वो ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इनको ये तो पता था कि जो बॉल यहाँ से बाहर की तरफ कर्व हो रही है या जो बाहर की तरफ स्विंग हो रही है उसको कैसे खेलना है। इसके अलावा इनको पहचानना भी आता था कि कौन सी बॉल सीधी आएगी, कौन सी बॉल इस तरफ को कर्व होगी और कौन सी बॉल इस तरफ को कर्व होगी। ठीक है, तो इस कारण क्या हुआ कि इनका, हालांकि ये ज़्यादा फेमिलियर थे ग्रुप ए वाले, लेकिन जो ग्रुप बी वाले थे ये फेमिलियर तो कम थे, लेकिन इनका एक तरह से कह सकते हैं ये फ्लुएंट थे। ये पहचानना जानते थे कि किस क्वेश्चन में क्या आंसर इनको देना है, किस बॉल पे इनको किस तरह से खेलना है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक एग्जांपल है जिसके जरिए आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अब इस एग्जांपल का फ़ायदा क्या है, हमारे किस काम का है, तो इसी बुक के अंदर एक और कोट है, द मोर एफर्टफुल द लर्निंग द बेटर द रिट्रीवल। यानी कि जितना ज़्यादा आप लर्निंग में एफर्ट लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका रिट्रीवल होगा। कहने का मतलब क्या है, जितना आपका एफर्ट होगा आपका रिट्रीवल भी उतना ज़्यादा होगा और जितना कम आपका एफर्ट होगा आपका रिट्रीवल भी उतना कम होगा। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो आपको बने बनाए नोट्स मिल जाते हैं या फिर बुक्स में आप हाईलाइट करके पढ़ते हो या वीडियोस देख के पढ़ते हो, आप लेट के वीडियो देख रहे हो, तो इस केस में जो आपका एफर्ट होगा जो वो एफर्ट भी कम है और इसके कारण जो आपका रिट्रीवल है वो भी कम होगा। लेकिन जब आप एफर्ट ज़्यादा लगाओगे, आप अपने नोट्स को एक इफेक्टिव वे में बनाओगे, उसको इस तरह से रीड करोगे कि आप रिट्रीवल ज़्यादा एक्टिव रिकॉल बढ़ाओगे, तो उस केस में आपकी जो मेमोरी है वो भी अच्छे से काम करेगी। अब देखो ये जो है वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको नोट्स किस तरह से बनाने हैं। तो इसके लिए एक मेथड यूज़ किया गया, कॉर्नेल मेथड। इसको आप नेट पे सर्च भी कर सकते हो, सर्च नहीं भी करोगे तो यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ
कि इस कॉर्नल मेथड को किस तरह से आपको यूज़ करना है ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ आप अपने नोट्स जो बनाएं और उसको आप मैक्सिमम अपने लर्निंग प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, मान लो ये आपकी A4 साइज सीट है, ये मान लो आपकी A4 साइज सीट है। तो ये ऊपर का पार्ट आपको छोड़ना है टाइटल के लिए, यहाँ पे आप अपना टाइटल मेंशन करेंगे, और नीचे का पार्ट आपको छोड़ना है समरी के लिए, समरी के लिए छोड़ना है। और ये यहाँ पे जो इतना पार्ट है ये आपको छोड़ना है सब हेडिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो अपना कंटेंट है वो आप मेंशन करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक टॉपिक यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि किस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। मान लीजिए आप अभी पढ़ रहे हैं प्रेम्बल, तो ऊपर आपने लिख लिया अपने टाइटल में प्रेम्बल। उसके बाद आपको कुछ फैक्ट्स यहाँ पे लिखने हैं, प्रेम्बल से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो यहाँ पे लिख दिया आपने, और यहाँ पे आपने लिख दिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, या जो भी आपका सब हेडिंग बनाया उस टॉपिक के अंदर वो आपने लिख दिया। फिर आपने मान लो जस्टिस के बारे में यहाँ पे सब हेडिंग लिखा आपने जस्टिस, और जस्टिस के रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी फैक्ट्स हैं, मान लीजिए 3 फैक्ट्स हैं यहाँ पे जस्टिस के रिगार्डिंग, वो आपने मेंशन कर दिए। फिर आपने मेंशन किया यहाँ पे इक्वालिटी, और फिर इक्वालिटी के रिगार्डिंग जो भी फैक्ट्स हैं, मान लीजिए 5 फैक्ट्स हैं यहाँ पे इक्वालिटी के रिगार्डिंग, तो वो 5 फैक्ट्स यहाँ पे आपने मेंशन कर दिए। अब आपको करना क्या है, एक बार आपने नोट्स बना लिए, उसके बाद आपको इन नोट्स को इस तरह से यहाँ पे एक लाइन बनानी है और इसको फोल्ड कर लेना है। और सिर्फ ये जो हेडिंग्स है, अगर फोल्ड नहीं करना, अगर कॉपी में आप नोट्स बना रहे हैं, अगर आप पेज में बना रहे हैं तो आप उसको फोल्ड करके रीड कर सकते हैं। अगर पेज और कॉपी में बना रहे हैं तो आप इसको सिर्फ ये जो सब हेडिंग वाला पार्ट है आपको इतना ये खोलना है, और इसी के थ्रू आपको लर्न करना है, इसी के थ्रू आपको एक्टिव रिकॉल, यहाँ पे जो पावर है अपनी एक्टिव रिकॉल की, वो इसको इंक्रीज़ करना है। कैसे इंक्रीज़ करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल गया लिबर्टी। अब आपको याद करना है कि लिबर्टी के रिगार्डिंग क्या क्या फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे थे। आपको इधर देखना नहीं, आपको सिर्फ याद करना है कि लिबर्टी के रिगार्डिंग मैंने लिखा था किस 5 टाइप की लिबर्टी होती है, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। तो आपको याद करना है। इसके अलावा और जो भी फैक्ट्स आपने यहाँ पे लिखे थे उनको आपको रिकॉल करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आप पेज को पलटेंगे तो आपने देखेंगे कि मान लीजिए आपने 5 फैक्ट्स यहाँ पे लिखे थे, फैक्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें से मान लीजिए 3 फैक्ट्स तो आपको याद आया, और ये 4th और 6th फैक्ट जो है वो आपको याद नहीं आया। तो इन आपको क्या करना है, आपको इसको अंडरलाइन कर लेना है। अब जब आप दोबारा पढ़ेंगे, इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि आपको हो सकता है कि ये तीनों फैक्ट उतने पहले याद ना आए हों, लेकिन ये जो फैक्ट नंबर 4 और फैक्ट नंबर 5 है ये आपको सबसे पहले रिकॉल होंगे। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ कि जो चीज़ें आपको याद नहीं थी वो अब आपको सबसे पहले याद आएंगी, और जो चीज़ें पहले से आपको याद थी वो भी अब आप रिवाइज कर पाएंगे। तो बेसिकली इस मेथड से फ़ायदा ये है कि आपको ये पता, तुरंत के तुरंत आपको ये पता लगेगा कि क्या चीज़ें आपको याद हैं और क्या चीज़ें आपको याद नहीं है। जो भी चीज़ें आपको याद नहीं है उसको आप तुरंत वहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, तुरंत उसको आप हाईलाइट करेंगे, और नेक्स्ट टाइम पे आप देखेंगे कि जो चीज़ें आपको पहले याद नहीं थी वो चीज़ें आप अब आपको सबसे पहले याद आएंगी। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जब भी आप मान लो ग्रुप में खड़े हो, 4 लोग बात कर रहे हैं। अब इस केस में मान लो आपने कुछ यहाँ पे कुछ बताया, किसी टॉपिक के बारे में आपने कुछ बताया, लेकिन किसी फ्रेंड ने आपको क्रॉस कर दिया कि नहीं जो आपने बताया गलत है, ये कुछ और यहाँ पे है, इस फैक्ट को कुछ और है इसका मतलब, या इसका मीनिंग कुछ और है। तो ये जो आपके फ्रेंड ने क्रॉस किया होगा जिस बात को, वो बात आपको हमेशा के लिए याद रहेगी, यानी कि ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहेगी। इसी तरह से यहाँ पे है कि जो आपको पता लग गया कि ये मैं भूल रहा हूँ, तो वो जो टॉपिक है वो आपको ज़्यादा समय तक वहाँ पे याद रहेगा। तो इस तरह से आपको अपने नोट्स बनाने हैं, और इस तरह से आपको एक्टिव रिकॉल के थ्रू उसको रिट्रीव करने की कोशिश करनी है। अब 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। चलो मैं अगले स्लाइड में इसको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा ये तो इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, हमें बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा, या बार बार हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, एक्टिव रिकॉल करना पड़ेगा, इसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो देखो क्या क्या चीज़ में इसमें ड्रॉबैक है और इससे क्या फ़ायदे हैं आपको। इसको आप इस तरह से समझो कि अभी तक आप क्या क्या जनरली क्या क्या स्टूडेंट्स करते हैं, आप हाईलाइट करते हो, आपने बुक ली, आप उस बुक को हाईलाइट करते हुए चले गए। ये आपको नहीं करना। आपको हाईलाइट किस तरह से करना है, पहले रिकॉल, एक्टिव रिकॉल करना है। उस एक्टिव रिकॉल में जो चीज़ें आपको याद नहीं आई हैं उसको आपको हाईलाइट करना है। फिर दूसरा आप क्या करते हो, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, एक ही चीज़ को आप बार बार रीड करते हो, वो रीडिंग आपको नहीं करनी। जैसे मान लो आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो, तो आपने आर्टिकल 14 पढ़ा, फिर 15 पढ़ा, फिर 16 पढ़ा, 17 पढ़ा, 18 पढ़ा, आप उसको 10 बार भी पढ़ लोगे, आपका वो, आप उस टॉपिक से फेमिलियर हो गए, कभी भी आप उस टॉपिक में फ्लुएंट नहीं होगे। फ्लुएंट होने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक्टिव रिकॉल करना है। आपने पहले मान लो आपको आर्टिकल 16 याद आ रहा है, तो आर्टिकल 16 के बाद जंप करो आर्टिकल 44, आर्टिकल 51, इस तरह से आप जंप करो, आर्टिकल्स के अंदर जो भी पॉइंट्स मेंशन हो उसको एक्टिवली रिकॉल करो।
जितना ज़्यादा आप एक्टिव रिकॉल करोगे उतना ज़्यादा आपकी मेमोरी जो पावर है वो इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा मल्टीपल रीराइटिंग ऑफ नोट्स, यानी कि बार बार आप एक ही नोट्स को, पहले आपने डिटेल नोट्स बनाए, फिर उसके आपने एक शॉर्ट नोट्स बनाए, फिर उसके आपने एक और शॉर्ट नोट्स बनाए, कितने भी शॉर्ट नोट्स बना दो, ये टॉपिक के साथ आप सिर्फ फेमिलियर रहोगे, आप इसमें फ्लुएंट नहीं होगे। फ्लुएंट होने के लिए आपको एक्टिव रिकॉल का जो पार्ट है वो करना ही पड़ेगा। आपको एक सिंगल नोट्स बनाना है, उसी नोट से आपको एक्टिवली रिकॉल करना है, यहाँ पे सब हेडिंग लिखनी है और सब हेडिंग के थ्रू आपको एक्टिवली उस टॉपिक को रिकॉल करना है। जितना ज़्यादा आप रिकॉल करोगे उतना ज़्यादा उस टॉपिक में आप फ्लुएंट होते जाओगे। जो भी चीज़ें आप मिस कर रहे हो उसको अंडरलाइन करो, उसको मार्क करो, और उसी चीज आप अगली बार देखोगे कि वो चीज़ें आपको सबसे पहले याद आ रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और आप इन सब में देखेंगे कि जो टाइम आप पहले मल्टीपल रिवीजन में लगा रहे थे, एक टॉपिक को पहले एक बार एक रिवीजन की, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन, 10 बार भी रिवाइज कर लोगे, आप उस टॉपिक से फ्लुएंट नहीं हो पाओगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको एक्टिव रिकॉल करना ही पड़ेगा अगर आप कम से कम टाइम में उस टॉपिक को वहाँ पे कवर करना चाहते हो। ठीक है, तो ये सारे जो टेक्निक्स थे वो आपको यूज़ करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए या फिर किसी और टॉपिक को पढ़ने के लिए। अब नेक्स्ट क्लास से हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे और पहला टॉपिक होगा हमारा प्री कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, रिट्स, डीपीएसपी और बाकी टॉपिक्स जो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगले वीडियो से या अगले लेक्चर से हम ये सारे टॉपिक्स जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। अब दो तीन चीज़ें यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ। सोर्स के लिए आपको क्या यूज़ करना है या किस तरह से आपको ये जो टेक्निक्स है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। सोर्स के लिए आपको, आप चाहो तो जो भी वीडियो मैं यहाँ पे बनाऊंगा उसके बाद आप एम लक्ष्मीकांत से उसको पढ़ सकते हो, या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो में दूंगा वो सफिशिएंट रहेंगी, लेकिन आपको और डिटेल में पढ़ना तो आप एम लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो। मेनली जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो एम लक्ष्मीकांत से होगा, और जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट होगी उस बेयर एक्ट से होगा, तो आप एम लक्ष्मीकांत से उसको रिवाइज कर सकते हो। और जो आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे वो सारे आर्टिकल्स जो हैं वो बेयर एक्ट से होंगे। तो ये जो दो मेन सोर्स होंगे इसके थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगा, और इसी से आप चाहो तो बाद में रिवाइज कर सकते हो। हालांकि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो सफिशिएंट होगा आपके DU LLB के एग्जाम के लिए, मोर देन सफिशिएंट होगा। इसके अलावा मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको पहले सिलेबस पता होना चाहिए, फिर उसके बाद PYQ में किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं वो पता होना चाहिए। लेकिन इस बार आपको पता है CUET PG के थ्रू होगा एग्जाम, तो न्यू सिलेबस अभी तक नहीं आया है। और PYQ आप देखेंगे तो PYQ देख सकते हैं, लेकिन आपको, क्योंकि आप मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वीडियो देखो, उसको इस तरह, जिस तरह से मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए बोला उस तरह से उसके नोट्स बनाओ और उसको एक्टिवली रिकॉल करो। कोई भी और काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप उस टॉपिक में डेफिनेटली फ्लुएंट हो पाओगे। और आप 100% एक्यूरेसी के साथ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप विश्वास करो कम से कम 23 से 24 क्वेश्चन आप एग्जैक्टली करेक्ट करोगे। यहाँ पे मुश्किल से एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको नहीं हो पाएगा या गलत हो जाएगा। 25 में से 23 से 24 क्वेश्चन जो है आप 100% एक्यूरेसी के साथ वहाँ पे करेक्ट करोगे, चाहे आप PYQ करो या PYQ ना करो, आपकी इच्छा है। अगर आप फ्लुएंट हो जाते हैं एक बार तो आप PYQ ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको इतना काम करना है, जो भी मैं वीडियो में बढ़ा रहा हूँ उसके आपके नोट्स बनाने हैं और उसको आपको एक्टिवली रिकॉल करना है। ठीक है, तो ये सारे अगले वीडियो से हम टॉपिक्स वगैरह स्टार्ट करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक करें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो LLB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, DU LLB की, उनके साथ वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, उनको बता सकते हैं कि इस चैनल पे आपको जो क्लासेज हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। वीडियो आपको पसंद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए जो भी टेक्निक्स मैंने आपको बताई है वो आपको काम की लग रही है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं बेकार है, हम तो रट के याद करेंगे सारा, 10-10 बार रिवाइज करेंगे। जो भी आपके थॉट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और किस तरह से आप आगे चाहते हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में पढ़ाऊँ, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊँ या फिर कोई और टॉपिक जो है उसको भी स्टार्ट किया जाए। जो भी आपके थॉट्स है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आइकन जो है इसको ऑन कर लो। इसके अलावा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर लें और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड, वो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है या आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।